रात के गहरे साये मद्धम होते चले जा रहे थे और फलक आहिस्तगी से रंग बदलते बदलते अब दिन की नवीद सुना रहा था। बादलों की राजधानी कायम थी, लेकिन कोई मन चली किरण जमीन को बोसा देने की कोशिश में कामयाब हो रही थी। पहाड़ की ऊंचाई पे मंजर खूबसूरत नहीं रहे थे, वहां सूरत हाल कल के बरअक्स थी। पहाड़ की ढलान तले वो दोनों नींद में गुम थे, लेकिन उनके चेहरों पे रात की बेसुकूनी रकम थी। लामिया की टांगों पे अजलान की जैकेट थी, जो शायद उसने रात के किसी पहर उस पे डाल दी और अपने जिस्म को हिद्दत देने के लिए बैग को सीने से लगाए हुए था। वो पत्थर से टेक लगाए नीम दराज था, जबकि लामिया का सर उसके कंधे पे था। सर में उठती ठेसों की वजह से वो एक लम्हा सुकून से सो नहीं पाया था, लेकिन लामिया की नींद में खलल पैदा करने की कोशिश नहीं की थी। सुबह के पैगाम ने सबसे पहले उसी की आंखों में दस्तक दी थी। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा। वो हालात का जायजा लेना चाह रहा था, लेकिन निगाहें अपने पहलू में सोई लामिया पे टिकी रह गई। वो एक लम्हे के लिए भूल गया था कि वो कहाँ है और किन मुश्किलात का शिकार है। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि ये लम्हात यूं ही थम जाएं और वो उसे देखता रहे। उसके बिखरे बाल आधे चेहरे को ढांपे हुए थे, लेकिन कंधे पे चेहरा टका होने के बायस वो बहुत करीब से उसके नकूश को महसूस कर रहा था। कितने ही पल उस बेखुदी में कट गए। अगर वो आंखें खोलकर उसकी आंखों में देख लेती तो सिडनी की मोहब्बत माजी का किस्सा बन जाती। उस पे आज फिर ये हकीकत आश्कार हुई कि वो लामिया इब्राहिम की एक झलक पे अपना सब कुछ हार सकता था। सुबह हो गई है, उसकी निगाहों का इर्तकास था। शायद कि वो आंखें खोले उसे देखने लगी। अपनी बेखुदी छुपाने का कोई बहाना नहीं सूझा तो निगाहें चुराते हुए सुबह होने की इतला दी। तुम्हारी चोट कैसी है? वो उसका निगाहें चुराना और खुद को गैर महसूस तरीके से पीछे करना वाजिया महसूस कर गई, लेकिन ये वक्त ऐसी बारीकियों पे गौर करने का नहीं था। दर्द ही दर्द है। वो बता नहीं पाया कि दर्द सर में ज्यादा था या दिल में। अब हम क्या करेंगे? तूफान रुक चुका, हम नीचे नहीं जा सकते। वो सवालिया निगाहों से अजलान की तरफ देख रही थी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि रास्ता किस हद तक खराब हो चुका हो, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकते। हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी है। वो उसे जवाब देते हुए वहाँ बिखरा अपना सामान समेटने लगा। लेकिन तुम ऐसी हालत में नीचे कैसे जाओगे? उसके सवा चारा भी क्या है? वो खुद अपनी बिगड़ी हालत से आगाह था, लेकिन हार मान लेना ज्यादा तकलीफदेह साबित हो सकता था। तुम यहाँ रुक जाओ, मैं नीचे जाती हूँ। मामा पापा भी परेशान होंगे और मेरे पहुँचने पे यकीनन तुम्हें नीचे ले जाने के लिए कोई बेहतर तरीका इस्तेमाल करेंगे। वो अपने लिए उसे मजीद तकलीफ देना नहीं चाह रही थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। उसने एक लम्हा भी उसकी बात पे गौर नहीं किया। अजलान, तुम पहले जख्मी हो, पहले ही मेरे लिए खुद को बहुत मुश्किल में डाल चुके हो। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। उसका पीला पड़ता चेहरा देखकर वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो अपना बैग उठाते हुए उठ खड़ी हुई। उसने तय कर लिया था कि अजलान यही रहेगा और वो खुद नीचे जाकर उसके लिए मदद लाएगी। उसे मालूम था वो यहाँ रुकने के लिए आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन वो उसे मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। लामिया, बेवकूफ़ी मत करो। हम इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। अकेले रहेंगे तो कुछ खबर नहीं होगी कि दूसरे के साथ क्या हुआ। वो उसके इरादे भांप चुका था, तभी उसे मना करने लगा। लामिया ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कदम जल्दी से आगे बढ़ा दिए। वो तेज रफ्तारी से नहीं चल सकता था, उसे सहारे की जरूरत थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो उसे यहाँ छोड़ सकती थी। इसी सोच के तहत वो जल्दी से गार नुमा ढलान से निकलकर खुले आसमान तले आई और एक नजर सामने देखते ही उसके इरादे बुड़बुड़ी दीवार की तरह ढह गए। ऊंचाई का खौफ एकदम उसकी निगाहों के सामने नाचने लगा। उसके लिए एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल साबित हो रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? अजलान चंद कदमों का फासला पार करके उस तक पहुंचा था और अब उसकी उड़ी रंगत देखकर सरापा सवाल था। हाँ ठीक हूँ, तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल लग रहा है। उसके सिवा उसे कोई बात नहीं सूझी थी।
یہ تو میری खुशकिस्मती है। उसके जवाब से मनपसंद मैनी तलाश करने लगा था। क्या मतलब? वो उसके बदलते रवैये महसूस कर रही थी, लेकिन उसे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए यह समझ से बालातर था। लामिया, मुझे नहीं मालूम कि दोबारा ये तन्हाई मुयस्सर होगी या नहीं। मुझे इस हकीकत का अदराक भी है कि ये जगह ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूँ, मैं इन ऊंचे नीचे रास्तों को इस इकरार का गवाह बनाना चाहूँगा कि अजलान हैदर दिल के हाथों बेबस हो चुका है। तुम सोचोगी शायद सर पे लगी चोट का असर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ये मेरा वो पागलपन है जो सालों से तुम्हारे वजूद की चाह का मुझे शिकार बनाए हुए है। मैं नहीं जानता यहाँ से जाने के बाद कैसे हालात का सामना करना पड़े, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे संग कदम से कदम मिलाकर चलना है। मैं अब तुम्हारे नाराज होने का, तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वो बहुत नाप तोल कर बोल रहा था, लेकिन लफ्ज फिर भी फिसलते जा रहे थे। लामिया हैरान निगाहों से सामने खड़े इंसान को देख रही थी। वो जख्मी था, लेकिन अपने जज्बों की सच्चाई साबित करने के लिए लड़खड़ाते लहजे में बोलता जा रहा था। अजलान हैदर उसका दोस्त था, शायद दोस्त से बढ़कर, लेकिन दोस्ती की मिट्टी में मोहब्बत का गुलाब खिलेगा उसका अंदाजा उसे नहीं था। वो सवालिया निगाहों से अपने इकरार का जवाब जानना चाह रहा था और अपने हवास मुख्तल महसूस कर रही थी। ऐसे किसी वीराने में कोई शख्स कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, ये उसने कब सोचा था? मोहब्बत के मुतालिक उसने सोचा ही कब था? अजलान, मैं? वो अजीब बेबसी महसूस कर रही थी। हाँ लामिया, जो कहना है अभी कह दो। इस वीराने में कोई जादू है, इसीलिए दिल की बातें इजहार का तकाजा करती हैं। और एक बार कह कर देखो, ये वीराना तुम्हें गुलशन बनता दिखाई देगा। तुम इन ऊंचे नीचे दरख्तों को गुनगुनाता महसूस करोगी। वो एकदम उसके करीब हुआ, उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने के लिए उकसा रहा था। वो खामोश था तो कोई मुश्किल नहीं थी, सब कह दिया तो मुश्किल बढ़ गई थी। वो उसका जवाब सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अजलान, उसके दिल में इस वक्त सवाए खदशात के कुछ नहीं था। वो उसके सामने खड़ा सब सुनने के लिए तैयार था कि किसी एहसास ने उसे चौंका दिया। उसकी निगाहें लामिया के पीछे देखने लगी थी। उसे होने वाला एहसास गलत नहीं था, क्योंकि अब आवाज़ें वाज़िया होने लगी थी। आसमान पे हेलीकॉप्टर की आवाज़ और नीचे लोगों का शोर, उसका मतलब सिर्फ एक ही था कि उनकी मदद पहुंच चुकी है। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया था। वो लोग आ गए। अपने अलावा दूसरों की आवाज़ों ने लामिया को इस कदर खुशी बख्शी कि वो फर्रते जज्बात से अजलान के सीने लग गई। उसकी अजलान के हवाले से सारी फिक्रमंदी ख़त्म हो गई और इस खुशी में चंद लम्हे पहले का फसूख ख़त्म कर बैठी थी। वो उससे अलग हुई और ऊपर देखते हुए हाथ हिलाने लगी, लेकिन उसका गले लगना और फिर हट जाना मुकाबिल को साकत कर गया था। काली अंधेरी रात में एक अनजान बंगले के सामने वो हैरान परेशान खड़ी थी। पिछले 3 घंटों से वो अपने हम सफ़र के तासुरात से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी, जो ताहाल कामयाब नहीं हो सकी थी। बंगले में लोगों की भीड़ और दरियां बिछी देखकर इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ कुछ खुशगवार नहीं था, लेकिन क्या था यह समझने से वो कासिर थी। ताशफीन भाई, हम कहाँ आए हैं? उसके लहजे में एक अनजाना सा खौफ था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह भी यहाँ आना पड़ेगा और इस दिल दुखा देने वाले सानेहा को तुम्हारे बचाव के लिए इस्तेमाल करने की नौबत आएगी। वो दुखी थे और उसका अंदाज़ा उसे एक लम्हे में हुआ था। उनकी बात ने उसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। वो कभी ऐसी बेवकूफ़ और जल्दबाज नहीं रही थी। जैसी हरकत आज के दिन उससे सरजद हो गई थी। ना जाने कौन सा भूत था जो उसके सर पर सवार हो गया कि उसने अपनी बड़ी अम्मी के मुतालिक एक लम्हा सोचना गवारा ना किया। वो क्या कर बैठी थी? इन चंद घंटों में उसे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। वो इन्हीं सोचों में मगन थी कि कोई शख्स उनके पास आन खड़ा हुआ। वो ताशफीन भाई से गले मिला और इसी दौरान एक सरसरी नज़र उस पर डाली, लेकिन वो निगाहें पलटकर दोबारा वापस नहीं आई थी। इस एक निगाह में वो हैरानी और दुख की मिली जुली कैफियत वाज़ियात देख चुकी थी। मैं यहाँ सारे इंतजामात देख रहा हूँ।
अजनबी शख्स के भीगे लहजे ने दिल में पनपती परेशानी को मजीद हवा दी। तुम्हें किसने बताया था? यहाँ के मुलाजमों ने इतला दी है। उनका कहना था यहाँ ज्यादातर हम दोनों का आना जाना था। तुम्हारे नंबर पे राब्ता नहीं हुआ तो मुझे कॉल मिला दी। डेड बॉडी कब तक आएगी? उनका जुमला नूरुल ऐन को चौंका गया। किसके मुतल्लिक बात हो रही थी? वो इस बात से अनजान थी, लेकिन मामले की संगीनी का एहसास होने लगा था। अभी शौकत साहिब के रिश्तेदारों से पता चला कि शायद डेड बॉडी ना लाई जाए, अलबत्ता उनकी बेटी जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाएगी। नबील को जितना मालूम हो सका उसने बता दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इतना नरम मजाज इंसान हम में नहीं रहा। दोपहर में ही तो उनकी बेटी से बात हुई थी और अब ये खबर। वो अज हद अफसुर्दा थे। नूरुल ऐन के लिए शौकत हुसैन का हवाला इतना अनजान नहीं था, सो वो कुछ सूरत हाल समझ चुकी थी। इन सब के दुखी होने का पसे मंजर वो जान गई थी और उसे अफसोस हुआ कि इतने दुख के लम्हे को उसके बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया। नबील, ये मेरी बहन है। मैं दरअसल उसके साथ जरूरी काम से निकला था कि तुम्हारी कॉल ने हवास बाख्ता कर दिया और मैं इसी हालत में यहाँ चला आया। तो अगर इसके रात रुकने का अंदर इंतजाम हो सके। इन्हें अब ख्याल आया कि वो यहाँ अकेले नहीं थे। हाँ, क्यों नहीं, अंदर खानदान की खवातीन मौजूद हैं। किसी मुलाजमा के साथ इन्हें अंदर भिजवा देता हूँ। वो भी किसी औरत की मौजूदगी में पुरसुकून नहीं था, सो उसने शुक्र का सांस लिया। नूरुल ऐन, जाओ, हम सुबह होते ही वापस हवेली के लिए निकल जाएंगे। उसे अंदर भेजते हुए वो कदरे पुरसुकून हुए और साथ ही हवेली वालों का ध्यान आया कि ना जाने वहाँ क्या सूरत हाल होगी। मैं कॉल करके आता हूँ, वो नबील को कहते एक तरफ को हट गए। कई लम्हे वो इसी सोच में गुम रहे कि इस वक्त किसे फोन करें। फिर ख्याल आने पे वो दूध को कॉल मिला दी कि इस वक्त सिर्फ वही जागता होगा। उनका ख्याल सच साबित हुआ। पहली ही कॉल में फोन उठा लिया गया था। ज़हे नसीब, हमारी याद कैसे आई जनाब को? वो सूरत हाल से मुकम्मल अनजान काफी खुशगवार मजाज में था। वो जानते थे कि उसे बात बताने का मतलब है उसे मुत्तमिन भी करना, जो वो किसी सूरत होगा नहीं, और ना ही इस वक्त वो किसी तफ्तीशी मरहले से गुजरने का हौसला रखते थे। उन्होंने उसे बड़ी अम्मी से बात करवाने का कहा था। मैं तो हवेली में नहीं हूँ, आज कुछ काम था, सो अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। वदूद के जवाब पे उन्होंने घड़ी पे वक्त देखा। इस वक्त? लेकिन आप कहाँ हैं? क्या हवेली में नहीं है? उसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ आओ। नूरुल ऐन मेरे साथ है, उसे जाते हुए हवेली वापस ले जाओ। मैं कल सुबह वापस आऊंगा। वदूद का यहाँ होना उन्हें गनीमत लगा। वो उसे वदूद के साथ वापस भेज देंगे और बाकी का सारा मसला बाद में देख लेंगे। नूरी आपके साथ है? वदूद की हैरानी वो आवाज से भी महसूस कर सकते थे। सब ठीक है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? वो अब मुसलसल बोलता जा रहा था। उसे मुत्तमिन करना उनके लिए हमेशा से मुश्किल रहा था। तुम बस आ जाओ। वो इस वक्त कुछ ज्यादा तफसील बताने से गुरेजा थे। पाम बीच पे सुनहरी किरणें दस्तक दे रही थी। सियाहों की कसीर तादाद पे ये दिलकश मंजर देखने को जमा थी, जबकि कुछ लोग बेचैनी से लाइट हाउस को जाने वाले रास्ते की जानिब खड़े थे। वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों में इंतजार जवान था। सारी रात फातिमा इब्राहिम ने कांटों के बिस्तर पे गुजारी थी। तूफान आया और तबाही की दास्तान रकम करते हुए चला गया, लेकिन लामिया की दूरी ने उन्हें अजीब और खौफनाक वसवसों के सुपुर्द कर दिया था। अब भी इब्राहिम का हाथ थामे वो पहली कितार में खड़ी थी। लामिया, मेरी बच्ची। उसे देखते ही वो बेचैन होकर उसकी जानिब बढ़ी। उन्होंने उसे अपने सीने में यूं भींच लिया कि अब उसे दूर रखा तो कोई नई कयामत आ जाएगी। शुक्र है बेटा, आप खैरियत से हैं। आपकी मामा बहुत डर गई थी। वो मामा से अलग हुई तो उन्होंने उसे साथ लगा लिया। बहुत मुश्किल रात थी मामा, लेकिन फाइनली सब खत्म हुआ। वो अपनी जिंदगी के दो सतून सामने देखकर खुश थी। अजलान कहाँ है? फातिमा इब्राहिम ने सबसे पहले उसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया। अरे हाँ, अजलान नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ रह गया? इब्राहिम दुरानी मुतलाशी निगाहों से उसके पीछे देख रहे थे। पापा, वो जख्मी है, उसे हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। लामिया के जवाब ने इन दोनों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या हुआ उसे? ये सब हम बाद में पूछ लेंगे, अभी हमें उसके पास पहुंचना चाहिए। उन्होंने फातिमा को सवालात का सिलसिला मौकूफ करने का कहा और जल्दी से वापस को मुड़ गए।
ان دونوں نے بھی قدموں کا رخ موڑ لیا۔ لامیہ تم بھی زخمی ہو۔ اس نے انہیں سہارا دینے کے لیے ہاتھ پکڑا تو اس کی زخمی کلائی ان کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ کیا ہوا لامیہ؟ ان کے تیز تیز چلتے قدم تھم گئے۔ وہ پریشانی سے اس کی چھیلی ہوئی کلائی اور پنڈلیاں دیکھ رہی تھی۔ آپ پارکنگ تک چل سکو گی؟ ان کا پریشان لہجہ اسے نادم کر گیا کہ اس کی خواہش نے سب کو کتنا پریشان کیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آسانی سے چل لوں گی۔ وہ انہیں بتا نہیں پائی کہ ان دونوں کی محبت نے اسے کتنی طاقت بخشی تھی۔ وہ سست روی سے چلنے کے باعث 30 منٹ سے زیادہ وقت لگاتے ہوئے پارکنگ میں پہنچنے، پاپا کے گاڑی چلانے کے انداز سے اسے ان کی تشویش سے آگاہ ہو رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی وسوسوں کا ناک کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ازلان کے حوالے سے کئی خیالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس کا اقرار محبت لامیہ ابراہیم کو بہت سی الجھنوں کے سپرد کر گیا تھا۔ درخت جہاں پر عذاب رت تھی، نہ برگ جاگے نہ پھول آئے، بہار وادی سے جتنے پنچھی ادھر کو آئے ملول آئے، نشاط منزل نہیں تو ان کو کوئی سا اجر سفر ہی دے دو، وہ راہ نور درہ جنون جو پہن کے راہوں کی دھول آئے، وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنی رکھ لیں، ہمارے حصے میں عذر آئے جواز آئے اصول آئے، وفا کی نگری لٹی تو اس کے اثاثوں کا بھی حساب ٹھہرا، کسی کے حصے میں زخم آئے کسی کے حصے میں پھول آئے، بنام فصل بہار آذر وہ زرد پتے ہی معتبر تھے، جو ہنس کے رزق خزاں ہوئے جو سبز شاخوں پہ جھول آئے۔ ایک کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے طالب علمی کے دور کی یاد دلاتی ہوئی غزل نگاہوں کو باندھ گئی۔ وہ کئی بار اس غزل کو پڑھتے رہے اور مزید پڑھنے کی تمنا دل میں بیدار ہوتی رہی۔ انہیں یوں لگا شاعر نے ان کا دل چیر کر سرخ سیاہی سے الفاظ رقم کیے تھے۔ کسی زمانے کی پسندیدہ غزل آج حال دل بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ یادوں میں مزید بہک جاتے، ان کی نگاہ گھڑی پہ ٹھہری، اور آدھی رات گزرنے کے احساس نے انہیں یہ شوق ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کتاب بند کی اور کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حازم ابھی تک نہیں سوئے؟ امی کی آمد نے انہیں چونکا دیا۔ کچھ مطالعہ میں مصروف ہو گیا تھا امی، انہیں جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹاپ بند کرنے لگے۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم کچھ الجھے لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ وقت سے پہلے پڑھنے والی ذمہ داریوں نے اسے کافی سنجیدہ اور ذمہ دار بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی انہیں حازم شفیق کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی پرواہ رہتی تھی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور یہ ان کی ایک عرصے سے عادت تھی۔ انہیں لگتا تھا ان کا یہ محبت و عقیدت بھرا بوسہ ماں کے وجود میں توانائی بھر دیتا تھا۔ میں نے تم سے کئی باتیں کرنی ہیں لیکن تم ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ اس کا نرم رویہ دیکھ کر انہیں پچھلے دنوں کی کئی باتیں یاد آنے لگی۔ یہاں بیٹھیے اور جی بھر کر باتیں کیجیے۔ ان کے سامنے کرسی کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہاں محلے میں ایک رشتہ کروانے والی بوا ہے، میں نے انہیں کنزا کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ لیکن کیوں امی؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کی پڑھائی بھی باقی ہے۔ وہ ان کی عجلت پسندی پہ حیران ہوئے۔ اس کی عمر کم ہے لیکن تمہاری عمر تو گزر رہی ہے نا، 26 سے 27 سال شادی کے لیے بہترین عمر ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک پل سوچتے ہوئے اس کی عمر کا اندازہ لگایا تھا۔ امی، میری اور اس کی عمر کا کیا موازنہ ہے؟ انہیں امی کا حساب کتاب سمجھ نہیں آیا تھا۔ حازم، میں تمہارے ساتھ ساتھ کنزا کی بھی ماں ہوں۔ سچی کہوں تو میرے دل میں ہزار وسوسے اندیشے ہیں۔ مجھے بھی ہر ماں کی طرح لگتا ہے کہ تمہاری بیوی کے آ جانے کے بعد شاید حالات ایسے نہ رہیں، اور میں کنزا کے لیے جو سب سوچ کے بیٹھی ہوں وہ نہ ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمہاری فکر مندی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کنزا کے شوق پورے کرنے کی نظر میں تمہاری خوبصورت دن نہیں چڑھا سکتی، اس لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ تم دونوں کی ذمہ داری سے ایک ساتھ سبق دوش ہو جاؤں، تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ اپنے دل میں پنپتے اندیشے انہوں نے بیٹے کے سامنے رکھ دیے۔
आप भी बिला वजह की परेशानी पाल लेती हैं। किंजा के लिए आपकी फिक्रमंदी ठीक है, लेकिन मेरे लिए खुद को परेशान ना करें और ना ही मेरा वक्त गुजरता जा रहा है। आप तसल्ली रखें और यकीन भी कि हम दोनों के हवाले से आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उन्हें अम्मी पे बेतहाशा प्यार आया था, जो न जाने कैसी कैसी सोचों में खुद को उलझाए रखती थी। अफशीन कौन है? उनके सवाल ने हाजिम शफीक को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको किसने बताया अफशीन का? उन्हें अंदाजा था, लेकिन फिर भी पूछ बैठे। ये छोड़ो, तुम बताओ ना कौन है? वो अपने सवाल पे कायम थी। अम्मी, वो मेरी कोलीग है, एक ही डिपार्टमेंट में हम दोनों हैं। अम्मी को मुत्तमिन करने के लिए उन्होंने तफसील से जवाब दिया। उसकी कोई तस्वीर है तो दिखाओ। अम्मी की इस बात ने उसके 14 तबक रोशन किए थे। मैं क्यों रखने लगा उसकी कोई तस्वीर? वो जिच हुए थे। तुम्हारे पास है तो सही, लेकिन दिखाना नहीं चाहते, वो अलग बात है। ऐसा करो, खुद ही बता दो कैसी है। उनका अंदाज अटल था। अम्मी, आप मुझे बताएंगी कि आप क्या सोच रही हैं? वो अब उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाले थे। देखो हाजिम, वो हमारा जमाना था जब माँ बाप ने किसी के साथ किस्मत जोड़ दी, बिला चूं चरा उस पे आमीन कह दिया। अब वक्त के तकाजों को मैं समझती हूँ, इसलिए तुम ये ना सोचो कि मेरी जानिब से कोई एतराज होगा। वो तुम्हें पसंद है तो मुझे भी जी जान से पसंद है। बस जैसे ही किंजा का कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है, मैं साथ ही उसे भी तुम्हारे नाम की अंगूठी पहना दूंगी। वो अपनी ही रो में मुसलसल बोलती जा रही थी। अम्मी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अम्मी को यकीन दिलाए। तो फिर किंजा और इज्जत झूठ बोल रही हैं? अब के उन्हें भी गुस्सा आया। बिल्कुल, इन दोनों को गलतफहमी हुई है। उन्हें यकीन था ये कारनामा इन दोनों का होगा, और अब वो सोच चुके थे कि आसानी से इन दोनों को छोड़ना नहीं था। तुम उसे पसंद नहीं करते, जबकि वो दोनों कह रही थी तुम्हारे बदले बदले अंदाज के पीछे ही वजह है। अब के उनका अंदाज धीमा हुआ था। अम्मी, अफशीन सिर्फ मेरी कोलीग है। मैं किसी को पसंद जरूर करता हूँ और वक्त आने पे आपको जरूर बताऊंगा। उन्हें अम्मी का उदास चेहरा पसंद नहीं आया था, सो वक्त की मुनासबत से फायदा उठाते हुए उन्होंने दिल में अंगड़ाई लेते जज्बे से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया था। तुम सच कह रहे हो? कौन है वो? वो बेतहाशा खुश हुई थी। कुछ देर ठहर जाइए, आपको जरूर बताऊंगा। अम्मी की खुशी ने उनके दिल में छुपे चंद अंदेशों को मौत की नींद सुला दिया था, और शायद अब वो भी पुरसुकून नींद सोने वाले थे। मैं तो बड़ी उम्मीद से आई थी कि बस जल्दी से तुम दोनों के हाथ पीले कर देने हैं। अब तुम कहते हो तो रुक जाती हूँ। उन्होंने दिल ही दिल में बच्चों की खुशी के लिए दुआएं की और उसे सोने का कहते हुए उठ खड़ी हुई। रास्ते का अंधेरा और वीरानी उसे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वैसी ही गंभीर खामोशी इन दोनों के दरमियान थी। उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान इससे कोई सवाल जवाब ना करे, वगरना उसके आंखों में छुपा दरिया लम्हे में सारे राज अफशां कर सकता था। तुम परेशान हो? उसकी ख्वाहिश तिश्ना रह गई थी। नहीं, उसने एक लफ्जी जवाब भी कैसे दिया था वो ही जानती थी। आज सब कुछ उसकी सोचों के बरअक्स हो रहा था। आज उसके हौसलों के सारे बंद बह गए थे। उसने अपने अर्जा वजूद को सफेद हवेली की दीवारों से आजाद कर लेना चाहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे उसी हवेली के मर्दों के दरमियान घुमा के रख दिया था। उसे जो शख्स मेहरबान लगा उसी ने नकब लगाई थी, और ताशफीन अली चट्ठा को देखकर उसने सोचा हवेली के बाग में उसकी लहद तैयार होगी। लेकिन सब ख्यालों की तरदीद हो रही थी। जिन मर्दों के जुल्म और हिवानियत के किस्से वो हुरुल ऐन से सुनती आई थी, आज वही मर्द उसके पासबान बने हुए थे, कोई सवाल किए बिना, कोई इल्जाम लगाए बगैर। तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आया था, पीछे से उठा लो। उसने बात बदल दी, सो नूरुल ऐन ने सुकून का सांस लिया। मुझे भूख नहीं है। पिज्जा शदीद पसंद होने के बावजूद उसे तलब नहीं हो रही थी। पिज्जा हो और तुम्हें भूख ना हो? नूरी बाजी, आप ठीक हैं? वदूद का हैरान अंदाज और लहजा उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। वो इतना भी आदम बेजार नहीं था जितना उसने समझ रखा था। उसकी पसंद से भी वाकफियत रखता था, और आज ही के दिन ये भी मालूम हुआ कि शोला बने रहने वाला इंसान नरम लहजे में बात करना चाहता था। मैं आपकी बाजी नहीं हूँ। इस संगीन माहौल में भी वो बाजी लफ्ज हजम नहीं कर पाई थी।
बहनें बाजियां ही होती हैं। उसने स्टीयरिंग से एक हाथ हटाते हुए उसके सर पे हल्की सी चिपत लगाई। उसके मान भरे लहजे ने नूरुल ऐन के अल्फाज खामोश करा दिए थे। थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया करो, बड़ी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं। वो आज इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे बड़ी अम्मी के खदशात से आगाह कर रहा था। उनका परेशान रहना मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकता। मैं उन्हें बारहा कह चुकी हूँ, मेरे लिए दुआ किया करें। उसने पुख्ता लहजे में जवाब दिया कि वदूद के वजूद में तमानियत फैल गई। साद अली चट्टा से उसके ताल्लुकात हमेशा खराब रहे थे। नूरुल ऐन का वजूद हवेली में ना होने के बराबर था, लेकिन इसके बावजूद नूरी के लिए उसकी फिक्रमंदी कम नहीं हुई थी। उसकी खामोश तबीयत अपने वालिदैन के बरअक्स थी। उसके खदोखाल और ख्यालात में बड़ी अम्मी की झलक वाज़िया थी, और इस सफर में चंद घंटों के दौरान वो उसके लिए बेशुमार अपनायत महसूस करने लगा था। वो साद अली चट्टा की बेटी है, इस बात से उसे ना पहले कभी फर्क पड़ता था और ना आज पड़ रहा था, जबकि इन दोनों के ताल्लुकात में बेहद बिगाड़ हो चुका था। कितना सफर बाकी है? चंद पल की खामोशी को उसके सवाल ने तोड़ा। 1 घंटा लगेगा। तुम थक गई हो तो सीट पीछे करके लेट जाओ। उसके अंदाज में फिक्रमंदी थी। वो उसके मुसलसल सफर से आगाह था, सो उसे आराम का मशवरा देने लगा। हॉस्पिटल की राहदारी में बेतहाशा रश था। लोगों का आना जाना एक तसलसल से जारी था। उसके जख्मों की मरहम पट्टी हो गई तो उसने राहदारी के इख्तिताम की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां अजलान को रखा गया था। वो लोग जब तक यहाँ पहुंचे तब तक उसको अच्छे से देख लिया गया था, और उसे कदरे बेहतर हालत में देखकर मामा पापा मुत्तमिन हुए थे। मामा उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई थी, अपने जख्म साफ करवाने, और जरूरी हिदायत के बाद वो वापस अजलान के कमरे में आ गई। उसे कमरे में दाखिल होते देखकर वो धीमा सा मुस्कुराया था। वो जो समझ रही थी, इस अफरा तफरी में लाइट हाउस के रास्ते में होने वाली बातें भूल चुका होगा। वो महज उसकी खाम ख्याली थी। उसकी निगाहों में अब भी उन लम्हात का अक्स वाजिया था। वो ये सब नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसकी निगाहें उसे एक डोर से बांध रही थी। भूलने की हर कोशिश वो नाकाम बना रहा था। अजलान हैदर शाह, तुम्हारी ये कोशिशें मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। वो बुलंद आवाज में उसे इंतबा करना चाहती थी, लेकिन सबकी मौजूदगी के बायस वो बुड़बुड़ा के रह गई। तुम कुछ कह रही हो? मामा ने मुड़कर उसे देखा। नहीं नहीं तो, वो हड़बड़ा कर बोली, और उसके अंदाज से वो बेतहाशा महफूज हुआ। उसकी मुस्कुराती आंखें लामिया को खुफत में मुब्तला कर गई। अंकल, मैं अब ठीक हूँ। आंटी की तबीयत बेहतर नहीं है, आप इन्हें लेकर चले जाइए। उसने संजीदा लहजे में उन्हें मुखातिब किया, और उसकी बात का पस मंजर लामिया को खूब अच्छे से समझ आ रहा था। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको यहाँ छोड़कर कतई नहीं जा सकते। उसके कुछ बोलने से पहले ही मामा के जवाब ने हालात बदल दिए। लामिया की मुस्कुराहट ने उसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने बाजी और भाईजान को खबर कर दी है, वो लोग आते ही होंगे, फिर हम चले जाएंगे। इस इतला ने लामिया का मुस्कुराता चेहरा साकत किया था। अंकल, मैं ठीक हूँ, आपने बिला वजह उन्हें इतला दी थी। वो जो फुर्सत के लम्हात गुजारने का तमन्नाई था, इस खबर पे बेचैन हो गया। लामिया के चेहरे पे फैलता खौफ उसे मजीद परेशान कर रहा था। आपको डॉक्टर ने 2 दिन का रेस्ट कहा है, और 2 दिन हम उनसे ये बात नहीं छुपा सकते थे, इसलिए मुझे उनको बताना बेहतर लगा। पापा के तफसीली जवाब ने उसे खामोश करा दिया। उसके मोबाइल पे सबीन की कॉल आ रही थी, सो वो खामोशी से कमरे से बाहर चली आई। उसकी खामोशी और कमरे से जाने को अजलान ने गहरी निगाहों से देखा। कैसी हो? फोन उठाते ही सबीन ने फिक्रमंदी से पूछा। ठीक हूँ। वो कैसी है? यह सवाल अजलान के मुतल्लिक था। वो भी अब बेहतर है। वो चंद लम्हे कबल सबीन से न जाने कौन कौन सी बातें करना चाह रही थी, लेकिन उस लम्हे दिमाग की स्लेट की मानिद खाली हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब इससे क्या कहे। क्या हुई? तुम परेशान लगती है। उसकी खामोशी महसूस कर गई थी। नहीं, परेशान नहीं हूँ। उसके रुखे अंदाज सबीन की समझ से बाहर था। 1 मिनट, मैं समझ गया। क्या? वो एकदम इतना पुरजोश बोली कि लामिया चौंक गई। वो पागल तुमको लव यू कहती। सच्ची बोलना? सबीन के लहजे में यकीन था। वो हैरान सी बस उसकी बात सुनकर रह गई। अजलान उसे कुछ ऐसा कहेगा, ये सबीन को कैसे पता था? तुम्हें कैसे पता? वो ना चाहते हुए पूछ बैठी। तुम बस बेवकूफ,
उसका लव यू सबको नजर आती, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंख बेकार होती क्योंकि तुम उसका लव यू नहीं देखती। सबीन का बस नहीं चल रहा था, उसके सर को जोर जोर से झटका देकर दिमाग की बंद खिड़कियां खोल दे। आम वक्त होता तो उसकी गुलाबी उर्दू लामिया को हंसा हंसा के पागल कर देती, लेकिन उस लम्हे उसकी हिस्सियात काम करना छोड़ चुकी थी। मेरे को जवाब दो। लामिया की खामोशी उसे बुरी लगी थी। वो सबीन को कुछ जवाब देने का सोच रही थी कि राहदारी की दूसरी जानिब से अजलान की फैमिली उस तरफ को आती नजर आई। अगले चंद लम्हात में क्या होने वाला था, ये सोचकर ही उसको खौफ आने लगा। तैबा हैदर शाह को उसकी अजलान के साथ दोस्ती आम हालात में पसंद नहीं थी। अब तो उसकी वजह से उनका बेटा जख्मी था। वो क्या तूफान उठाने वाली थी, ये उसके ढका छुपा नहीं था। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। उसने उनके करीब आने से पहले सबीन की कॉल बंद कर दी थी। वो अपना भरम किसी दूसरे के सामने टूटता नहीं देख सकती थी। अजलान कहाँ है? इससे चंद कदम के फासले पे खड़े होकर तैबा हैदर शाह ने उससे पूछा। वो अदाबे मुलाकात निभाना चाहती थी, लेकिन मुकाबिल का रवैया इतना खुश्क था कि वो कमरे की जानिब इशारा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। आप कैसे हो? खुश्क लम्हात में नरम लहजा हैदर शाह का था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजलान भी ठीक है। वो नरमी का जवाब सख्ती से नहीं दे सकी, सो आवाज में तनाव कम करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। वो दोनों कमरे में जा चुके थे और वो सर्द राहदारी में खड़ी सोच के मुंजदहार में डूबी हुई थी कि यहाँ खड़ी ही रही या आने वालों के पीछे जाए। यहाँ रहकर तलख निगाहों से महफूज रह सकती थी, जबकि ये रवैया नामुनासिब भी था। उसने हौसला मुजतमा करते हुए अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। वहाँ हस्बे मामूल हादसे और अजलान की हालत के मुतल्लिक गुफ्तगू जारी थी। तैबा हैदर अजलान का हाथ पकड़े उसके पास बैठी हुई थी। आप लोग थक गए होंगे, अगर चाहें तो वापस चले जाएं। हैदर शाह ने पापा की तरफ देखकर कहा तो वो इस बात में सर हिलाते उठ खड़े हुए। फातिमा की तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं जरूर रुकता, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं रात में चक्कर लगाऊंगा। उन्होंने मोहब्बत से अजलान का कंधा थपका और रुखसती के इजाजत चाही। लामिया ने अलविदाई निगाहों से बिस्तर पर लेटे इंसान को देखा कि ना जाने दोबारा कब उससे मुलाकात होगी। इब्राहिम, अगर बुरा ना लगे तो लामिया को यहाँ ही छोड़ जाओ। लामिया के कदम दरवाजे के बिल्कुल करीब पीछे से आती आवाज पे थमे थे। ये तैबा हैदर शाह की आवाज और इस जुमले की तवक्का यहाँ मौजूद सभी अफराद को 0% थी। ये एक दूसरे के दोस्त हैं और बेहतर वक्त गुजार सकते हैं। हमारे साथ तो ये चंद मिनट बामुश्किल गुजारेगा। ये वजाहती लहजा उसने पहली बार सुना था। उसने नाफहम निगाहों से मामा की जानिब देखा, लेकिन वहाँ एतमेनान था। अगर लामिया रुकना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। पापा के जवाब पे सबकी सवालिया नजरें उस पे मरकूज थी। उसके पास इस बात में सर हिलाने की सिवा कोई चारा नहीं था। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पाके मैं रो परूं। मुझे मंजिले इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं। सबीन की जानिब से आने वाला मैसेज उसे अपनी ही निगाहों में चोर बना गया। उसे यूं लगा कि ये पैगाम सबकी समातों की नजर हो गया। उसे ख्वामखा सबीन पे गुस्सा आया था। रात की तारीकी में इतनी वुसअत होती है कि सब कुछ अपने अंदर छुपा लेती है। उसका दबीज दामन सबके आंसू पूंछ लेता है। अंधेरे की ये खसूसियत अजल से है और अब तक रहने वाली है। सफेद हवेली की ऊंची दीवारों तले रात की ओट में कोई साया बहुत खामोश और मध्यम कदमों से एक जानिब को बढ़ रहा था। उनके अंदाज में खौफ की बजाय बेखुदी थी, जैसे कदमों के लिए रास्ता अनजान ना हो, जैसे यहाँ आना उनका मामूल हो। बाग में लगे कद आवर दरख्त इस वक्त बहुत भयानक लग रहे थे। बाग के वस्त में लगा फवारा जो सालों से बंद एक निशानी के सिवा कुछ नहीं था। 2 कदमों ने उसके करीब रुकते हुए सहारा लिया और फिर टूटे बिखरे हौसले को लिए चंद कदमों का फासला पुलसरात सा अबूर किया और अपना बूढ़ा कांपता जिस्म वही गिरा दिया। जमीन से चंद बालिश ऊंची सफेद पत्थर की 4 दीवारी में उसका दिल धड़कता था। यूं कह लो एक मुट्ठी का पिंजरा जिसमें उनकी रूह कैद कर दी गई। इस पिंजरे की दीवार पे उसके मालिक का नाम कुंदा था, लेकिन वो कतबा देखे बगैर भी यहाँ के मकीन को जानती थी। उनकी कोख से यहाँ तक का सफर बहुत जल्दी उसने तय कर लिया था। नूरुल ऐन के यूं चले जाने में
اس نے کئی سال پہلے کے دردناک ماضی سے وابستہ کر دیا تھا۔ وہ تب بھی روتی تھی اور آج بھی آنسو تھے، تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت وہ احمد علی چٹھا کے پاس ایک امید سے گئی تھی، لیکن آج ان کی امیدوں کے دیے روشن نہیں تھے۔ کئی سال پہلے ان کی امید سفید کفن میں اس بری طرح لپٹی گئی کہ سالوں بعد آج انہیں حالات میں وہ خود اس امید کو دفن کر چکی تھی اور جانے والی کو اتنی دور جانے دینا چاہتی تھی کہ پکڑنے والے اس کے پیروں کی گرد نہ پا سکیں۔ ان کی دعائیں التجائیں اب اس کی واپسی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کی سلامتی کے لیے تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی یہ چار دیواری جتنی بھی ظالم سہی باہر کی دنیا سے کم تھی۔ کوئی بہت خاموشی سے ان کے پہلو میں آن بیٹھا کہ ایک لمحے کو وہ چونک گئی۔ حور العین کو پہچاننے میں انہیں لمحہ نہیں لگا تھا۔ اس کے آنکھوں کے آنسو اس اندھیرے میں موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ وہ جو اسے تسلی دینے کو ساتھ لگانے لگی، اس کی اگلی حرکت پہ دم بخود رہ گئی۔ وہ ایک دم پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کھرچنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کسی طرح اس کے ہاتھ روک نہیں پائی تھی۔ وہ یہاں ہی تو آئے گی، میں خود اس کی رہائش تیار کرتی ہوں، میں خود اس کا گھر سجاؤں گی۔ آپ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ آپ کے دل کا ٹکڑا یہاں اکیلا ہے، اسی لیے آپ نے میرا دل بھی نوچ لیا۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ تیزی سے چلا رہی تھی۔ اور پاگل مت بنو، کیوں میرا وجود چھلنی کر رہی ہو؟ اب کہ انہوں نے سختی سے اسے پیچھے کھینچا۔ مجھے میری بیٹی لا دیں بی جان، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی لا دیں۔ ساری عمر جس وجود سے فاصلہ رکھا، آج درد رونے وہ انہی کے گود میں آن گری تھی۔ آج وقت نہیں تھا حساب کتاب کا، ورنہ بے شمار سوال حل ہونے کے منتظر تھے۔ وہ اسے کوئی جواب دینے والی تھی کہ حویلی کا گیٹ کھلنے اور گاڑی کی آواز میں ان کے حواسوں پہ کاڑی ضرب لگائی، اور جس لمحے سے ڈر رہی تھی وہ آن پہنچا تھا۔ اب تسلی دلاسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں نور بی بی، تمہاری قسمت میں بیٹیوں کے دکھ سے مرنا لکھا ہے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو کسی انہونے کے سپرد کر دیا۔ بی جان ایسے نہ کہیں، میں مر جاؤں گی۔ ان کی ہائے نے حور العین کے اوسان خطا کر دیے۔ میں بھی زندہ لاش تھی، اب شاید یہ جسم اتنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے گھٹنوں پہ دباؤ ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ بی جان، نور بی بی آ گئی، ودود صاحب اپنے ساتھ لائے ہیں۔ یہ اطلاع دینے والی گل تھی اور اس کے لہجے کی خوشی ان کے سارے خوف اسی مٹی میں دفنا رہی تھی۔ میری نوری، سنا بی جان، وہ آ گئی۔ میرے مالک تیرا شکر ہے۔ حور العین ایک لمحہ وہاں نہیں رکی۔ انہوں نے الوداعی نگاہوں سے سفید کتبے کو دیکھا اور اپنا وجود زمین پہ ڈھیر ہوتا محسوس ہوا۔ بی جان کیا ہوا آپ کو؟ ان کی سماعتوں میں گل کی آواز کے بعد کوئی آواز نہیں آئی۔ گل ان کو اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اندر مدد لینے کو بھاگی، جہاں حور العین بیٹی کو ساتھ لگانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ مقابل مانو کوئی پتھر کا بت کھڑا تھا۔ گل کا فق چہرہ دیکھ کر اور اس کی بات سن کر سب اس کے پیچھے باغ کی طرف بھاگے تھے۔ یونیورسٹی کو جاتی طویل راہداری پہ بے انتہا رش تھا۔ رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، بھانت بھانت کی آوازیں تھی۔ وہ دونوں گفتگو میں مگن لیکن تیز تیز چل رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ ابھی کافی دور تھا۔ اس سال آپ دوڑ کے مقابلے میں شرکت کرنے والی ہو؟ اپنے بالکل قریب مردانہ آواز سن کر وہ دونوں بری طرح چونکی تھی۔ عزت نے قہر بار نگاہوں سے آواز کے ماخذ کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ پی گئی، کیونکہ مقابل کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ اس بار چھوڑ رہی ہوں، آئندہ ایسے اچانک پیچھے سے آ کر بولے تو دو لگا دوں گی۔ شہادت کی انگلی سے متنبہ کرنے پہ ہی اتفاق کیا گیا۔ میں نہ پینڈو سا بندہ ہوں، مجھے یہ شہری آداب نہیں آتے۔ دوڑ لگا کر آپ تک پہنچا ہوں۔ اس پہ بولنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ حنان کے نروٹھے انداز سے عزت کا غصہ کم ہوا تو کنزا بے ساختہ مسکرا دی۔ یہ بھی ایک الگ ہی ایٹم ہے۔ کنزا کی بات سے مسکراتے ہوئے عزت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی مسٹر پینڈو، آپ کا گینگ آج کم کیوں ہے؟ کنزا کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں ان کا چوکیدار تھوڑی ہوں جو پل پل کی خبر رکھوں۔ اس کے منہ توڑ جواب پہ کنزا حیران ہو گئی۔ اس کی شکل سے غلط اندازہ لگایا گیا تھا۔ لو ایک تو آ گیا۔ عزت کی نظر اپنی طرف آتے اویس پہ گئی۔ یہاں محفل کس خوشی میں سجائی گئی ہے؟ وہ ان سب کو اکٹھا دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ آپ کے آنے کی خوشی میں بالکل نہیں ہے۔ اب کی بار بھی بولنے والی کنزا تھی۔
اس کے تیکھے لہجے پہ اویس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ ہی بول لیتی ہیں۔ وہ عزت کی گہرے افشانیوں سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن کنزا کے متعلق اس نے کوئی رائے قائم نہیں کی تھی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ عزت مسکراتی نظروں نے ان کی نوک جھونک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یونیورسٹی کے اولین مہینوں میں ان دونوں کی دوستی دو کے دائرے سے نکل جائے گی۔ اس کے خیالات اور سوچیں کم ہی کسی دوسرے سے مناسبت رکھتی تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ حنان اور اویس کی جانب سے اسے کنزا جیسا رویہ ہی ملا تھا، مطلب کہ اس کی قرضی کسیلی سنتے بھی تھے اور ساتھ بھی رہتے تھے۔ مجتبیٰ کے متعلق اس کی رائے پختہ نہیں ہوئی تھی۔ کبھی وہ اسے اپنا ہم خیال لگتا اور کبھی بالکل انجان، جس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ میرا خیال ہے ہمیں ہی جانا پڑے گا ڈپارٹمنٹ چل کر، یہاں نہیں آئے گا، حنان نے پرسوچ انداز میں اس طریقے سے کہا کہ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیا آج مجتبیٰ نہیں آئے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی، کیونکہ اکثر وہ سب کسی راستے میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ کیا مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ اسی پل آنے والی آواز پہ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اس کا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی شکر کرو تم بچ گئے، ورنہ میرے اسی انداز میں بولنے پہ دو لگانے کی دھمکی مل چکی ہے۔ میں تو ڈر گیا ہوں، کیونکہ دو کی وضاحت نہیں ہوئی، تھپڑ ہوں گے یا جوتیاں۔ حنان نے اس کے اس قدر دکھی لہجے میں کہا کہ عزت گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ہاں تو احتیاط کیا کرو نا، تمہیں نہیں پتا یہاں کسی کو معافی نہیں ملتی۔ اویس نے ساتھ اس کے بازو پہ چٹکی کاٹی۔ ان سب کی باتوں کا محور عزت بن چکی تھی، لیکن اسے اپنا مرکز گفتگو بننا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار تھوڑی تیز کر دی تاکہ ان سے آگے نکل جائے۔ اسی لمحے اس کی نگاہ حازم بھائی پہ پڑی، جو دیگر کولیگز کے ساتھ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے قریب کھڑے تھے اور ان کے بالکل ساتھ افشین نائم تھی، جو اپنے کھلے بالوں کو ایک ادا سے بار بار کانوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ یہ منظر ہمیشہ کی طرح آج برا نہیں لگا تھا۔ وہ افشین کے متعلق ان کی پسندیدگی قبول کر رہی تھی یا اس کی اپنی ترجیحات بدل چکی تھی، وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ میرا کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ دھیمے قدموں پھر اس کا ہم قدم ہو گیا۔ آپ تاخیر سے نہیں آتے اس لیے پوچھ لیا۔ وہ چند لمحے پہلے والی شرمندگی پہ قابو پا چکی تھی۔ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی، لیکن نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی۔ مجھے لگا آپ کو کوئی کام ہوگا۔ اس نے ادائے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور وہ کھول کر رہ گئی، لیکن ایک مصنوعی مسکان چہرے پہ سجانا نہیں بھولی۔ یہ منظر کسی کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح چبھا تھا۔